सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वैसे तो किसी भी इंतखाब के नताइज आने के बाद किसी एक उम्मीदवार या सियासी जमात को फतह का जश्न मनाना चाहिए, मगर सूरत हाल उस वक्त इंतहाई दिलचस्प होने लगती है जब एक से ज्यादा उम्मीदवारों को ऐसा लगे कि वो जीत रहे हैं या जीत चुके हैं। NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब इसमें हिस्सा लेने वाले 4 बड़े उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का ऐलान करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने तो मिफ्ताह इस्माइल को जीतने की बाकायदा मुबारकबाद भी पेश कर दी थी। कराची और NA 249 के अवाम का शुक्रिया भी अदा कर दिया था। इसी तरह PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने भी मीडिया पर अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो PSP की जीत का ऐलान कर दे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी पार्टी की जीत पर कराची का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और जब गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आए तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदुखेल ने सबसे ज्यादा वोट लेकर बल्दिया का यह मैदान मार लिया और हॉट फेवरेट समझे जाने वाले, पोल्स में टॉप पर जाने वाले मुस्लिम लीग नून के मिफ्ताह इस्माइल दूसरे नंबर पर रहे। अब जो नतीजा आया उसमें तहरीक इंसाफ, जिसने ये सीट खाली की थी, और MQM, ये जमातें सबसे नीचे हैं और यही वो 2 जमातें हैं जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में हैं। अब इससे भी 2 नतीजे निकलते हैं कि या तो 2018 के इलेक्शन, जिस पर अपोजिशन इल्जाम लगाती थी कि वो धांधली शुदा थे, उसमें बेईमानी हुई थी, या फिर इस हुकूमत की कारकर्दगी इतनी खराब है कि अवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। माजी में MQM कराची की बड़ी जमात हुआ करती थी और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। तो कराची की माजी और हाल की दोनों बड़ी जमातों को कराची के ही लोगों ने मुस्तरद करके पीपल्स पार्टी को वोट डाल दिया है। NA 249 के नतीजे पर भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में फैसल वाडा और शहबाज शरीफ के दरमियान जो वोटों का फर्क था वो 718 वोट थे। अब इस बाई इलेक्शन में कादिर खान मंदुखेल और मिफ्ताह इस्माइल के दरमियान सिर्फ 683 वोट्स का फर्क है, यानी नतीजा एक बार फिर बहुत करीबी आया है। दोनों दफा नून लीगी उम्मीदवार के वोटों का यह फर्क तकरीबन एक जैसा ही है, जिसकी वजह से इलेक्शन रिजल्ट पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कादिर मंदुखेल की जीत के बाद बाकी उम्मीदवारों की जीत के ऐलानात अब इल्जामात में तब्दील होने लगे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने इल्जाम लगाया कि NA 200 इलेक्शन कमीशन और पुलिस के जरिए यहां पर धांधली की गई है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनके मिनिस्टर से, कि ज़रा ये बताएं तो सही आगे कि इन्होंने बल्दिया में किया क्या। इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं, इसके रिजल्ट को हम मुस्तरद करते हैं। ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी ये साबित कर रही है कि ये इलेक्शन रिग्ड है। सिर्फ और सिर्फ पैसा चल रहा है, माल चल रहा है, लोगों को ख़रीदा जा रहा है, रिजल्ट को तब्दील किया जा रहा है, या रास्ते में डब्बों को तब्दील कर दिया गया। और मिफ्ताह इस्माइल की हार पर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि बक्सा चोरी और धांधली से होने वाले हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। इंतजार फरमाइए और याद रखिए कि नून लीग के NA 249 अपना और अवाम का हक वापस लेकर रहेगी। इलेक्शन से एक दिन पहले शाहिद खाकन अब्बासी सिंध हुकूमत पर यह इल्जाम भी लगा चुके थे कि NA 249 में सूबाई हुकूमत, सूबाई वुज़रा, सूबाई महकमों और सूबाई फंड्स को इस्तेमाल कर रही है। पोलिंग स्टेशन पर अमले को तब्दील किया जा रहा है। क्या इल्जाम थे उनके, जरा सुन लीजिए। अफसोस है कि यहाँ पर सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की भी है, वो अपनी पूरी कोशिश सूबाई वुज़रा, सूबाई महकमे, सूबाई फंड्स सब इस हल्के में इस्तेमाल किए गए। पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ जो कि महकमा तालीम के लोग अक्सर होते हैं, उनको रद्द-बदल किया जा रहा है और मखसूस लोगों को मखसूस पोलिंग स्टेशन पर तैनात करने की कोशिश की जा रही है। तो इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जवाब दिया है और कहा कि कोई ये साबित नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की है। नून लीग वाले खुद RO ऑफिस में मौजूद थे और अब अपनी हार को कवर करने के लिए धांधली का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। बिलावल का जवाब भी सुनिए। ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। मैं काफ़ी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे। शाहिद खाकन अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर ख़जाना साहब वो RO ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्ज़ाम लगाएंगे।
तो बिलावल भुट्टो जरदारी का लहजा बड़ा नरम होता है, लेकिन अल्फाज वो बड़े सख्त इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कराची का बाई इलेक्शन हो या सेनेट ऑपोजिशन लीडर का इशू हो, नून लीग के दोस्तों को अब हार मानना सीख लेना चाहिए। उनका शौक है ऑपोजिशन से ऑपोजिशन करना। नून लीग वाले इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करने के बजाय पीपल्स पार्टी से मुकाबला करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है तो करो, मगर आप हारोगे। तो ये सूरत हाल रही। पीपल्स पार्टी के अलावा NA 249 के नतीजे पर सबको ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या वहाँ हुआ क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी की एक और गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखे तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की, कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है, और अब वो किसको लेक्चर देंगे। चाहे ये कराची का बाय इलेक्शन हो या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का सेनेट में इशू हो, हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। इनका शौक है कि इमरान के लड़ने के बजाय, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुर्रम शेर जमान साहब, PSP से अरशद वोरा साहब और सीनियर तज्जियाकार औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल जाने। औरिया साहब, ये हुआ क्या है, ये पाकिस्तान में कब ये रिवायत ख़त्म होगी कि इलेक्शन जीतने वाली जमात जश्न मनाए और बाकी सारी जो जमातें हैं वो उस पर धांधली का इल्ज़ाम न लगाएं। ये नौशहरा हो, डस्का हो, उसके बाद ये अब आगे चलते चलते कराची को आप देख लें। डस्का में नून लीग इल्ज़ाम लगा रही थी PTI पर, PTI इल्ज़ाम लगा रही थी नून लीग पर। अब यहाँ भी वही सूरत हाल है, सब मिलकर पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये रिवायत कब ख़त्म होगी, इलेक्शन साफ और शफाफ कब हो सकेंगे। और ये सब देखिए, इन सारी सियासी पार्टियों को इल्ज़ाम लगाने से पहले एक मिल बैठ के मातम करना चाहिए। और इस हल्के ने बाकायदा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि 3,31,430 वोट हैं इसके, और उसमें से 2,57,000 जो घर बैठे रहे हैं। और उन्होंने कहा जहन्नम में जाए तुम्हारी सियासत और जहन्नम में जाए तुम्हारे इलेक्शन, हम तो नहीं आते। ये इतना बड़ा मातम कदा है कि आप खुद सोचें कि सिर्फ 21% पोल हुए हैं और उसमें से जो बंदा कौमी असम्बली में जाएगा वो सिर्फ 6 या 7% लोगों का नुमाइंदा होगा। अब इस सूरत हाल का आप मुझे बताइए कि अगर इस वोटिंग के पूरे जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर लिखा होता कि आप पीपल पार्टी को वोट देते हो, आप नून लीग को वोट देते हो, आप तरीके लब्बैक को वोट देते हो, आप फलां को वोट देते हो, और एक खाना ये लिखा होता नन ऑफ द अबव, तो वो खाना जीत चुका होता इस वक्त तक, और ये सारी पार्टियां हार गई होती। दुनिया में नन ऑफ द अबव का खाना होता है। मैंने को 6 दफा कॉलम लिखे हैं, मैंने कहा नन ऑफ द अबव खाना लिखो, आपको पता चल जाए आपकी औकात क्या है सियासतदानों की सूरत के अंदर, और कितना आपको लोग पसंद करते हैं और कितना लोग आपसे नफरत करते हैं। 36%, 38% आपके वोट पड़ते हैं, आगे तो पड़े ही नहीं इसके अंदर। इसका मतलब यह है कि लोग बेजार हो चुके हुए हैं, और इस बेजारी के आलम में आप लड़ते रहें, जो मर्जी करें। एक उसको दांधी का कहता है, इसको कोई फायदा नहीं है। ये 5% पर लड़ रहे हैं, वो 5% जो कि अवाम की नुमाइंदगी नहीं है। सही। तो खुर्रम साहब, ये हुआ क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन जीती थी आज वो 5वीं पोजीशन पर आ गई है। आपके जो वोट 2018 में आपने हासिल किए थे वो आधे से भी कम हो गए। पीपल्स पार्टी पर आप लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पिछले 2.5 सालों में PTI ने इस पूरे हल्के में ऐसा कौन सा काम किया कि वो PTI को वोट मिलने चाहिए थे यहाँ पर? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जो साहब फरमा रहे थे, मैं इनके बारे में ज़रूर इनकी बात के बारे में ज़रूर मैं कहूँगा। देखिए, बिल्कुल ठीक फरमाया उन्होंने। असल में बात यह है कि जब ये इलेक्शन अनाउंस हुआ था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहली जमात थी जिन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि जनाब रमज़ान का महीना है, लोग इबादत करेंगे, लोग गर्मी होगी, किस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग निकलेंगे। कराची का माहौल आपको पता है, सारी रात लोग जागते हैं, सहरी के बाद सोते हैं, तो हमें ये पहले से मालूम था। उसके साथ साथ कोविड आपके सर के ऊपर था कि कोविड का खौफ था, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, मार्केट्स बंद हो रही हैं, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि टर्नआउट बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। ये एहसास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए था। हमने तो बाकी सियासी जमातों से भी गुजारिश की थी कि रमज़ान से हटाया जाए और कम से कम ईद के 1 महीने के बाद किया जाए, ताकि कैंपेन का भी मौका दिया जा सके, इबादत भी कर सके, नमाजें भी पढ़ सके। तो ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर था। अगर टर्नआउट इतना ख़राब हुआ है तो उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि रमज़ान का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जाहिर है कि मेन चीज़ ये थी कि इबादतें करके लोग सो रहे होते हैं। ये मामला तो सभी के साथ था ना, ये तो फिर दूसरी जमातों के साथ भी था, इसने सिर्फ PTI को तो नहीं इफेक्ट किया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल 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 ठीक फरमा रहे हैं, सबके साथ बराबरी थी। और भी सियासी जमातों ने एप्लीकेशंस दी थी वहाँ पर कि इसको ईद के बाद कराया जाए इलेक्शंस को।
दूसरी बात जनाब यह है कि मेरा तो चलें, आप मुझसे पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या करा कि लोग हमें वोट देते। देखिए, मेरा तो सवाल आपसे है ना कि 14 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दिया में क्या किया? क्या दूध की नहरें बह रही थी बल्दिया के अंदर कि पीपल्स पार्टी को लोग जो है वोट देते? हमने तो काम करा था। 35 करोड़ रुपए पिछले 2 साल के अंदर बल्दिया में फैसल वाडा साहब ने तरक्याती कामों से करवाया, सड़कें बनाई, तबाहाल इलाका था ये। जाहिर है 35 करोड़ में पूरा बल्दिया तो नहीं बन सकता था, लेकिन एक बहुत बड़ा इलाका बल्दिया का जहाँ से हमारे एक MP इलेक्टेड थे वहाँ पर काम कराया गया और बल्दिया के हालात को बेहतर किया गया। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी बता सकती है कि उन्होंने कुछ किया हो? देखें जनाब, एक महीने में 2 घंटा पानी आता है यहाँ पे, 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा पूरे महीने के अंदर, ये बल्दिया के लोग कहते हैं। अच्छा, कैंपेन तो चलो सिर्फ हमने तो नहीं करी ना, सियासी जमातों ने। आप मीडिया के जो चैनल्स थे, आपके जो कैमरामैन थे, आपके सहाफ़ी, वो भी तो रोड पर थे ना। आप मुझे बताएं कि क्या मेरा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था? मैं तो आपको इतनी बड़ी बात कहता हूँ कि अगर मैं PSP से हार जाता या मैं अगर PMLN से हार जाता तो मैं कहता कि जिसके साथ मेरा मुकाबला था मैं हारा। 28 तारीख की रात तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी। PMLN दोनों से आप हार चुके हैं। PSP के वोट 9227 और PMLN के 15000 से ज्यादा हैं। दोनों जमातों से भी हारे हैं। मैं आपसे कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं आपसे बात मैं बात कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जनाब 28 तारीख की रात तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी। जितने सर्विस हुए तमाम सर्विस के अंदर हम नंबर 1 पे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7वें या 8वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे थी। तो ऐसा क्या हुआ कि जब सुबह सूरज निकला तो पीपल्स पार्टी जो है वो जीतने लग गई। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब दोपहर में भी हमने कॉल्स की तो हमारे कैंप्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रश था। 16,722 वोट जो थे वो अंदाजन हमारे CMS सिस्टम के थ्रू लोग हमारे कैंप्स के ऊपर आए, उन्होंने वोटर स्लिप्स ली। लेट्स से 16,722 लोगों में से 30% लोगों ने फैसला किया कि वो हमें वोट नहीं देते, किसी और को देंगे। लेकिन 70% लोग हमारे कहाँ गए? 90 पोलिंग स्टेशंस के तो हमें रिजल्ट ही नहीं मिले अभी तक। तो आप मुझे बताएं कि ऐसा पीपल्स पार्टी ने क्या किया? देखें, पीपल्स पार्टी इस बल्दिया के अंदर बदनाम तरीन जमात है कि लोगों को पीने का पानी यहाँ पे मुयस्सर नहीं कर सकी 14 साल के अंदर। बाकी शहर के अंदर भी पानी अवेलेबल नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कहीं आ ही जाता होगा ना। ये वो इलाका है बल्दिया का, मैं आपको बताऊं, जहाँ पे कोई 250-300 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप मुझे बताएं उन लोगों को क्या इंसाफ आज तक दिला सकी इस सूबे की जमात? पिछले 14 साल से इक़्तिदार के अंदर है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में थे। ये मैं आपको बताऊं, ये पूरी स्क्रिप्ट थी, लिखा गया था कि PSP को कितने वोट देने, PMLN को कितने देने, पीपल्स पार्टी को जितवाना, ये पूरा तयशुदा इलेक्शन था। मैं तो ग्राउंड पे मौजूद था। अच्छा, मुझे तो पता था कि मेरा मुकाबला खुर्रम साहब किसने लिखा था? फिर ये नजर आ रहा था कि कैंपेन जो है खड़ा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जरा शामिल कर लूँ अरशद वोरा साहब को भी। अरशद साहब, अब ये मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ जनाब, मैं आपसे बड़ा खुल के बात कर रहा हूं कि ये पूरी स्क्रिप्ट बनी हुई थी कि किसने 1 पर आना है, किसने 2 के ऊपर आना है, किसके रिजल्ट तब्दील। मैं आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जो कि एक CMS एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रही थी। मुझे तो, मैं आपको ये बता सकता हूं कि कौन कौन से लोग हमारे कैंप्स के ऊपर आए और उन्होंने अपने वोटों के बारे में हमसे स्लिप्स बनाई। बाय नेम मैं आपको बता सकता हूं। वो कहाँ चले गए? ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, वो वोट्स गए कहाँ हमारे? तो मेरा ये कहना है कि बल्दिया के अंदर पिछले 14 साल के अंदर क्या दूध की नहरें बह रही थी? अच्छा, PMLN का तो चलें वोट है ना, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अगर PMLN जीत जाती। अच्छा चलें, PSP ने तो चले यहाँ पे कैंपेन भी बहुत बड़ी करी, पार्टी का चेयरमैन लड़ रहा था। वापस भी आता हूं, पार्टी को भी जरा शामिल कर, कहीं पर भी नहीं थी पीपल्स पार्टी। अरशद वोरा साहब, ये पीपल्स पार्टी पे ही सब इल्जामात लगा रहे हैं। आपने रात में मुस्तफा कमाल साहब ने कहा वो यहाँ से जीते हैं, खुर्रम साहब कह रहे हैं उनकी पार्टी के साथ ये गलत हुआ है। लेकिन आप दोनों जमातों से ज़्यादा TLP ने यहाँ पर वोट हासिल किए, नून लीग ने वोट हासिल किए। तो पीपल्स पार्टी ने अगर कोई गड़बड़ की भी है तो वो किस जमात के साथ की है? वो PSP के साथ की है, PTI के साथ की है? इतने वोट तो उन्होंने नहीं लिए कि दोनों के साथ ही कर दिया। तो फिर कौन जीता, कौन आ रहा है यहाँ पर? देखें, मैं जो है खुद काउंटिंग कर रहा था और तमाम फॉर्म 45 जो है वो मेरे पास ही आ रहे थे और मैं काउंटिंग पे तकरीबन जब तक 160-70 फॉर्म 45 जब तक मेरे पास आया तक पीपल्स पार्टी जो है वो नोवेयर थी, कहीं उसका कोई नामो निशान नहीं था, किसी गिनती में नहीं थी, बिल्कुल आखिरी नंबर थी। और 2-3 पार्टियों का डाउन हो रहा था। और आपने शायद आज मेरे सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें आई हैं जिसके सैयद गनी साहब ने उसकी क्लियरिफिकेशन ये दी है कि वो जो है फॉर्म 45 जमा कर रहे थे। वो जो जमा कर रहे थे तो उसमें एक शख्स जो है वो अंगूठे का निशान लगा रहा है, वो नहीं नजर आया। फिर दोपहर को 3 बजे हमारे जो लॉयर हैं हसन साहब पोलिंग स्टेशन से उन्होंने पैदा प्री साइंड फॉर्म 45 मीट
चीजों से नहीं गुजरे होंगे तमाम मीडिया। तो ये क्या है, ये आखिर में जब ये 50-60 पोलिंग स्टेशनों पे जब देख लिया कि पोजीशन क्या है, तो उसके बाद जो फॉर्म आने शुरू हुए उसमें किसी में 125, किसी में 180, किसी में 150, किसी में 100, इस तरीके से ये 50-60 फॉर्म आया और इस तरीके से इन्होंने लेगी। ये बात बिल्कुल सही है। तो खुर्रम ने भी कहा कि पिछले 14 सालों में पीपल्स पार्टी ने कोई एक ऐसा काम बता दे जो बल्दिया कॉलोनी में किया हो जिससे कि वो वहां की आवाम इनसे। लेकिन ये अरशद साहब, ये पिछले 1-1.5 महीने में वो लोग हल्के में काम कर रहे थे, ये इल्जामात आप ही तो लगा रहे हैं। अब हो सकता है वहां की आवाम ने पिछले 1-1.5 महीने के काम की बुनियाद पर और फिर सूबाई हुकूमत की बुनियाद पर उनको वोट दे दिया। और देखिए मैं आपको बताऊं, 1-1.5 महीने में जब काम कराते हैं तो पाकिस्तान की आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, उनकी सब समझ में आ रहा होता है। उन्होंने वोट उसी को देना होता है जिसे वोट देना होता है। ये 1-1.5 महीने में जो काम करवाते होते हैं ना लोग, उनको कभी भी कोई वोट नहीं देता। उसकी वजह ये है कि उन्हें भी सब समझ, आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। तो ये जो इन्होंने पानी की लाइनें डाल रहे हैं, पानी तो आता ही नहीं है। 1 साल में 2 दिन के लिए पानी आता है, 6 महीने में 1 दफा पानी आता है। तो ये पानी की लाइनें किसके लिए डाल रहे हैं? अब बहरहाल पीपल्स पार्टी ने अपना जो गेम करना था वो बिल्कुल प्री प्लान गेम था उनका, उन्होंने वो किया है। दैट्स व्हाई आई वाज सो मच कॉन्फिडेंट। अदरवाइज तो ये पीपल्स पार्टी तो पूरी इलेक्शन मुहिम में किसी जगह पर कहीं पर भी नहीं खड़ी हुई थी। और मैं ही समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि बिल्कुल इसका नोटिस ले, उस तस्वीर का नोटिस ले जिसके अंदर के सईद गनी के साथ जो शख्स बैठा हुआ है वो अंगूठा लगा रहा है, फॉर्म 45 पे अपना अंगूठा लगा रहा है। ये क्लियर चीज सामने आई है। दूसरी चीज मैंने जो बताया, हसन साबिर जो एडवोकेट हैं, उन्होंने पोलिंग स्टेशन में वो फॉर्म 45 दिखाए जो प्री साइंड और प्री स्टैम्प्ड वहां पे रखे हुए थे, जिसपे नताइज लिखे हुए थे। तो ये सब क्या है? ये खुली धांधली नहीं है तो और क्या है? पीपल्स पार्टी जो है, देखें सिंध में अगर BROs और ROs जो है वो पीपल्स पार्टी ने ही अगर रखने हैं, पीपल्स पार्टी जाहिर सी बात है सिंध में उनकी गवर्नमेंट है। तो अब मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कराची की क्या सिंध की आवाम पूरी जो है वो गुलाम है, गुलाम ही रहेगी। क्यों कि जो हुकूमत कर रहा है उसने अपनी मर्जी से सारी चीजें करनी है। अवाम की क्या राय है क्या नहीं है, तो अच्छा साहब, अब ये कलेक्टिवली फिर लीगल फोरम्स पर आप लोग इस नतीजे को चैलेंज करें, फिर पिटीशन दायर करें। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जरा औरिया साहब से जाए। औरिया साहब, क्या होना चाहिए यहाँ पर? ये फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा नून लीग कर रही है। जब तक पोल्स चल रहे थे, सर्वेज हो रहे थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग और PSP, ये 3 बड़े अहम कैंडिडेट्स थे। इन तीनों के दरमियान ही मुकाबला था और बिल्कुल नीचे से, बॉटम से निकलकर एक पार्टी आई और उसने टॉप कर लिया, वो जीत भी गई। अब होना क्या चाहिए यहाँ पर इस इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए और जो लोग हार रहे हैं उनको मुतमईन करने के लिए? और ये सब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बल्दिया टाउन का जो पूरा जो हल्का 249 है, इसके अंदर ना तो ट्रांसपोर्ट की कोई कमी है, ना ये है कि किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल। मैं खुद रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूँ। हर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बाकायदा ट्रांसपोर्ट दी जाती है जिसके अंदर वो चीज़ें लेके जाता है। और रिटर्निंग ऑफिसर की जो ऑफिस होता है उसकी प्रॉक्सिमिटी से ज़्यादा 10 या 15 मिनट के फासले के ऊपर होता है। आप मुझे समझ नहीं आती कि वो पूरे का पूरा इलेक्शन 5 बजे ख़त्म हो जाता है, ठीक 6 बजे से ज़्यादा, 6:15 बजे से ज़्यादा से काउंटिंग नहीं लगती। और वोट कितने हैं? 23-24 हज़ार वोट आपने गिने, 21% वोट गिनने आपने कितने, 50-60 वोट गिनते हैं। और वो भी कितने पोलिंग स्टेशन में? 273 पोलिंग स्टेशन में, कहीं 15 गिन रहे हैं, कहीं 200 गिन रहे हैं। ये वोट गिनते गिनते सुबह के 4 बज जाते हैं। ये कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब ये इसके ऊपर किसने इन्वेस्टिगेशन करना है? बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने खुद करना है। और इलेक्शन कमीशन अगर नहीं करता तो बहुत गलत करता है। सबसे बड़ी बात मैं आपका 1000 दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान का सारे का सारा इलेक्शन सिस्टम जो है ये फॉल्टी है। और इस फॉल्टी की बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है जब तक कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकलता, पाकिस्तान जमहूरियत की राह पे चढ़ नहीं सकता। 97 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने बाकायदा पार्टी को वोट देते हैं और उसके बाद पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रखती, उसके बाद पार्टी जो है अपने तौर पे बेहतर लोगों को असेंबली में भेजती है। 97 लोग, उसमें पेरिस जैसा, फ्रांस जैसा मुल्क जहाँ के फीफडम थी, जहाँ बहुत बड़े सरमादार और जागीरदारों के अपने अपने इलाके होते थे, अपनी अपनी सीटें होती, ख़त्म कर दी उन्होंने। क्योंकि बुनियादी तौर पर मसला यह है कि अगर एक आज देखें ना, इस इलेक्शन से जो बंदा असेंबली में पहुंचेगा मंदोखेल था, वो 5% लोगों को नुमाइंदगी करता है। 95% वोट तो असेंबली में है ही नहीं। और अगर आप वो करते हैं तो होगा ये कि एक पार्टी को अगर 1 लाख वोट मिला हुआ है तो उसकी एक सीट जो है असेंबली के अंदर मौजूद होगी। ये है बुनियादी सोचने की बातें।
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मरम लगा दिया, इसको तसल्ली दे दी, तसल्ली ना कभी होनी है। 2 साल 2.5 साल पीछे रह गए हैं, 2-2.5 साल केस चलता रहेगा। मंजूर खैर साहब असेंबली में जाकर तकरीरें करते रहेंगे। 2-4 साल जब इलेक्शन के नज़दीक आएगा, फैसला आ जाएगा, वो फैसला लेके उसको वो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा या हाई कोर्ट चला जाएगा, फिर उसमें इलेक्शन में गुम हो जाएगा। और ये है पाकिस्तान का पूरा इलेक्शनिंग प्रोसेस। और इसी प्रोसेस ने लोगों के दिलों से इस इलेक्शन की इज्जत, तौकीर और इस पोलिटिकल सिस्टम की तौकीर खत्म कर दिया। लोग घरों में बैठते हैं। तो और ये सब इसका मतलब ये निज़ाम फिर ऐसे ही चलता रहेगा ना। ये पिछले ये 2.5 साल पहले चंद लोगों को उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद निज़ाम बदलने वाला है, लेकिन ज़ाहिर है वो बदला नहीं। ये जो आज हारने वाली जमातें जीतने वाले पर एतराज़ कर रहे हैं, कल ये जीतने वाले हो जाएंगे तो वो हारने वाले इन पर एतराज़ करेंगे। ये फिर सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। रिफॉर्म्स तो किसी ने भी नहीं लानी है। आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। देखिए इनको लाना चाहिए, ये नहीं लाना चाहते ना, मसला सारा है इनके फ़ायदे में है। उसकी वजह से इनके फ़ायदे में इसलिए है कि ये समझते हैं कि हमारे यहाँ कुछ इलेक्टेबल्स हैं, हम उनको साथ में ला लेते हैं, हमारी कुछ पॉकेट्स हैं वो हमारे साथ चली जाती हैं, हमारे कुछ वर्कर्स हैं जो उनके पीछे 200-300 या 5-5 4-4 हज़ार वोट है वो करते हैं इसी तरह से। और वो ये सब ब्लैकमेल हो रहे हैं। पूरे असम्बली के अंदर वज़ीर आज़म ब्लैकमेल होता है, शहरियों के सामने जो है वो एक MNA ब्लैकमेल होता है। वो अगर 4-5 काम ना करे तो इलेक्शन नहीं जीत सकता। वो लोगों को जाके उनके मुकदमे जो हैं वो नाजायज़ ना डलवाए किसी पर, या किसी को नाजायज़ मुकदमे से बाहर ना निकाले, किसी का थाने ना जाए, किसी का कचहरी ना जाए, किसी जगह और जगह जाए, वो कामयाब नहीं हो सकता। वो जायज़ नाजायज़ में लोगों की हमायत ना करे, वो कामयाब नहीं हो सकता। उसके पास 4-5 गुंडे बदमाश ना हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। उसके पास बहुत सारा पैसा ना हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। ये है बेसिकली हमारा इलेक्शनिंग प्रोसेस। इसमें हम एक हल्के का मातम करते क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? मैं सुबह ये कह रहा हूँ, मैंने कहा इस एक हल्के के उस वोटों के जो 3,33,000 वोट हों और 2,50,000 घर में बैठे रहें, उस पर मातम ही मातम है। और क्या कर सकते हैं? सही। और ये सब ये जो वोट्स डले हैं उनमें अगर किसी पर, इन डले हुए वोट्स में अगर कोई धांधली, किसी तरह का कोई शक शुबा है की भी अगर गई है, फ़र्ज़ करें, तो वो सिर्फ पार्टी ने अपनी कैपेसिटी में की है ना। इसमें कहीं वो जो हम अक्सर इल्ज़ामात लगाते हैं, जब मरीम नवाज़ ने वो सिलेक्टेड और ओरिजिनल सिलेक्टेड और इस तरह की वो टर्म्स ला रही हैं, तो इसका तो कोई ऐसा इम्कान नहीं है ना। कॉल कर लीजिए आप, इंतज़ार ना करें। देखिए बहुत मुश्किल होता है कि इतने बड़े पब्लिक पर, मैं खुद बता सकता हूँ कि धांधली करने के बड़े जो तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं बड़े सिलेक्टिव होते हैं, बिल्कुल शुरू से किए जाते हैं। और वो बाकायदा उसकी इंजीनियरिंग होती है, कितने लोगों को खड़ा करना है, किसको बैठने नहीं देना, किसको खड़ा रहने देना है, किस पॉकेट के बंदे को किसके साथ लेके आना है, किसको फ़ोन का के साथ मिलाना है। और अगर करना भी होता है तो 2-3 पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट किए जाते हैं कि जहाँ वोट किसी के ज़्यादा होते हैं वहाँ पर लड़ाई करवाई जाती है ताकि वोट ना पड़ सकें। किस जगह वोट किसी बंदे के कम होते हैं तो किया जाता है कि उसको दूर दराज उसको पोलिंग स्टेशन बना दिया जाता है, वहाँ ख़ास तौर पर अपने बंदे तैनात किए जाते हैं। पोलिंग स्कीम में बड़ी टेक्निकल लेवल पर धांधली होती है, इसको पकड़ना कोई आसान काम नहीं, उसके लिए बाकायदा इंतजामिया आपके साथ मिली होनी चाहिए। देखो ना, ये पोलिंग स्कीम जो बनती है ये डिप्टी कमिश्नर बनाता है। अब डिप्टी कमिश्नर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है, सेशन जज का तो पता नहीं होता, बाप को भी अपना कौन सा टीचर किस पार्टी के साथ उसके वाबस्तगी है, या कौन से अपना बंदे की जो है सरकारी मुलाजिम जो है उसकी, वो एक बंदा जो है वो अगर एक प्रिजाइडिंग अफसर दूर दराज इलाके के अंदर एक पार्टी को जिताने के लिए उसका लगा देता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता। उससे साइन करने हैं रात को 11 बजे, टेक्निकल तरीके से ये पूरा अमल किया जाता है। और जाहिर है कि रिफॉर्म्स बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी तक ये रिफॉर्म से स्टार्ट हुई नहीं है। और खुर्रम साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की जीत का स्क्रिप्ट लिखा गया था, ये स्क्रिप्ट किसने लिखा और किसको इससे फायदा है, नुकसान पहुंच सकता है, इसका जवाब लेते हैं खुर्रम साहब से। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो खुर्रम शेर जमान साहब, ये आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जीत का ये स्क्रिप्ट लिखा गया, ये किसने ये स्क्रिप्ट लिखा, क्यों लिखा, इसका फ़ायदा और नुकसान क्या हो सकता है, ये किस बुनियाद पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप और किस पर लगा रहे हैं? देखिए, नुकसान तो ज़ाहिर है कि आपके जमहूरियत को नुकसान है ना, कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता था, अच्छा एक मुकाबला हो सकता था। अब ये इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को कौन मानेगा? इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को तो PMLN भी नहीं मानेगी, ज़ाहिर है PSP भी नहीं मानेगी, हम भी नहीं मानेंगे, TL भी नहीं मानेगी। मैंने तो आपसे यहाँ तक कहा कि अगर ये इस इलेक्शन के अंदर मुकाबला अगर हम PMLN से हार जाते तो चले हम ये कह सकते थे कि एक ऐसी जमात के साथ हारेगी जिसका यहाँ पे कुछ बुनियाद थी, जिसने पिछले इलेक्शंस में एक बहुत बड़े नंबर से वोट से हमारे साथ हारी है, लेकिन थोड़े बहुत वोट्स थे वो इनके यहाँ पे शायद काउंसिलर और चेयरमैन भी थे और हमारा भी यहाँ पे बड़ा वोट बैंक था। पीपल्स पार्टी का मैं आपसे कहूँ कि इस इलाके के अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं था। अगर आज आप बल्दिया में जाएंगे तो बल्दिया के लोग हैरान हैं कि ये पीपल्स पार्टी कहाँ से आ गई।
एक किस सिस्टम के तहत आई। मैं आपसे एक बात कहूं कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में इक्तदार में ना, कोई सियासी जमात यहां पर उनके साथ इनके नए बनाए हुए सिस्टम के तहत जीत नहीं सकती। एक दौर था जब MQM लंदन जो थी वो कराची के अंदर इलेक्शन करती थी, इलेक्शन के अंदर ठप्पे मार के जीतती थी। इन्होंने कोई नया सिस्टम निकाला है, उस सिस्टम के जरिए मुझे नहीं मालूम इनकी इलेक्शन कमीशन वो पाकिस्तान के साथ सेटिंग है, इनकी किसके साथ सेटिंग है, वोट्स कुछ और डलते हैं, वोट्स निकलते कुछ और हैं। देखें, मुकाबला जब होता है तो मालूम होता है कि किसने जीतना है, किस पार्टी ने हारना है। ये 3 पार्टियां होती हैं जिन्होंने जीतना हारना होता है। अभी 2 महीने पहले मलीर में जब इलेक्शन हुआ, जाती है, मलीर की सीट पर जब इलेक्शन हुआ तो उसमें जब पहले PTI उसमें दूसरे नंबर पर थी, अभी तीसरे नंबर पर आई। TLP जो पहले तीसरे नंबर पर थी वो दूसरे नंबर पर आ गई। इसका मतलब कराची में आपकी जमात की मकबूलियत कम हो रही है। देखें, मलीर के इलेक्शन के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने वोट हासिल किए, इतने लोग तो बाहर वोट डालने के लिए भी लोग नजर नहीं आए। मैं आपसे बता रहा हूं कि ये एक ऐसा निज़ाम इन्होंने नया निकाला है कि जिसमें तमाम सियासी जमातों को इन्होंने फारिग कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आला इस वक्त कराची की नहीं, सूबे सिंध की बदनाम तरीन सियासी जमात है, जो कि 14 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी लोगों को पीने का पानी, बच्चों को स्कूलों में तालीम, हस्पतालों में इलाज और लॉ एंड ऑर्डर जैसे छोटे छोटे बेसिक नेसेसिटी जैसे मामला हल नहीं कर सकी। ये वो जमात है जो सड़क पे पड़ा हुआ कचरा नहीं उठा सकती है। आप कैसे समझ सकते हैं कि जमात जीत सकती है? आपने बल्दिया के हालात देखे हैं जाके पीपल्स पार्टी ने क्या किए? मैंने आपसे बताया कि महीने में 1 दिन पानी आता है, 2 घंटे, क्यों इसको लोग वोट देंगे? आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा सर्वे था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं थी? ये मेरे ख्याल से इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन ने इसी तरीके से इलेक्शन लड़वाने हैं तो मेरे ख्याल से सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान से तमाम ही जमातों को इस पर ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तो टाइम का लाजमी साहब से भी जरा पूछ लेते कि अब नून लीग फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर रही है, तो नून लीग के दिमाग में इस वक्त इस इलेक्शन को ले रहा है, क्योंकि पोल्स में नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा हेड टू हेड मुकाबला था, लेकिन नतीजा बिल्कुल इसके बरक्स आया। निहाल हाशमी साहब, ये क्या वोटर्स इस हल्के के कंफ्यूज थे कि वोट पोल में उन्होंने किसी और का नाम ले दिया और वोट जाके पीपल्स पार्टी को दे दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो गालिबन खुर्रम शेर जमात साहब बात कर रहे थे, उनकी इस हद तक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि गुज़श्ता 13 सालों के दरमियान पीपल्स पार्टी ने इस सूबे को, इस शहर को और बिलखुसूस इस हल्के को क्या दिया। देखिए, हाइड्रेंट वहाँ पे 23-24 हाइड्रेंट चल रहे हैं, लोग वहाँ पे खरीद के पानी पीते हैं और वहाँ पे जो हालात हैं वो आप खुद देख लें। और दूसरी बात है कि लोग उनको वहाँ पानी चोर के नाम से जानते हैं। तो ये तो नामुमकिन। और एक और अहम बात है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर थे वो सिंध गवर्नमेंट के सारे मुलाजमीन थे और बिलखुसूस वजारत तालीम के ये सारे मुलाजमीन थे, जो कि सईद रनी साहब के महकमे में आता है। उसके अलावा जो RO थे वो भी सूबाई गवर्नमेंट के। और सबसे बढ़कर के जो बुनियादी चीज़ है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट पड़े जिन पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ पे 6:28 पे 6:30 पे काउंटिंग कंप्लीट हो गई। टर्न आउट 20% के लगभग है जो अभी तक बताया जा रहा है। सही। तो ये हर जगह पे 6:30 बजे 7 बजे कंप्लीट हो गया। और जो निहाल हाशमी साहब, ये पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक तमाम RO के ऑफिस का, निहाल साहब, पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक जो तमाम हकाइक आप इस वक्त बता रहे हैं, ये सितंबर 2020 से और अभी मार्च 2021 तक आपकी जमात के किसी रहनुमा को याद नहीं आते थे, कोई इन पर बात नहीं करता था, बल्कि बताया जाता था कि पंजाब की हुकूमत के मुकाबले में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। अगर ये पिछले 6 माह के बयानात आप लोग अपने याद हों तो। नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा। देखिए, हम इस हक़ाक़ पे बात करना चाहते हैं कि जो इन्होंने दावे किए पीपल्स पार्टी ने, तो पीपल्स पार्टी ये ज़रा बता देना कि इलेक्शन में ये कोई 7-10 किलोमीटर के फासले पे नहीं था। ये सारे करीब पोलिंग स्टेशन थे और करीब पोलिंग स्टेशन में जो इन्होंने हशर किया है। और रात के मैं वहाँ खुद 4 बजे तक था। एक इलेक्शन खत्म हो जाता, 10 घंटे बाद आपके रिजल्ट तरतीब नहीं होते। 190 पोलिंग स्टेशन पे हम डबल की मार्जिन से जीत रहे और अचानक 100। निहाल साहब, यही सारे इल्जामात डस्का इलेक्शन में आप लोग PTI पर लगा रहे थे, तो अब नून लीग के मुताबिक PTI और पीपल्स पार्टी में कहीं कोई फर्क रह गया? आप लोग समझते हैं कि दोनों जमातों में आपके मुताबिक कोई फर्क है? दोनों को देखिए, एक ही तरह से देखते हैं? कोई सी भी जमात होना ये चाहिए बुनियादी तौर पे कि धांधली ना हो। जो जीते उसे फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ये किसी जमात को नहीं हराया जाता। इस तरह से जमहूरियत हारती है।
उन लोगों को आप धोखा देते हैं और उन लोगों के ख्वाब को चकनाचूर कर देते हैं जो लोग अपने वोट देते हैं, और जब घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि 8 घंटे और 10 घंटे आरओ साहब के पास रिटर्निंग अफसर साहब नहीं पहुंचे। रिटर्निंग अफसर कौन है? वो सारे महकमा तालीम के वो एम्प्लॉयज हैं जिनके बॉस सईद गनी साहब हैं। तो ये आपको बड़ा साफ और सादा। फिर एक हल्का है अब 12A जो 249 के कॉन्स्टिट्यूंसी में था ही नहीं, उसको इसमें डाल देते हैं और किसी को नहीं पता चलता है। और वहां पे जितने भी वोट पड़ते हैं 12A में, सेक्टर 12A में, सही, वो 100% पीपल्स पार्टी को पड़ रही है। तो ये अजीब सा एक मंतक लेके आते हैं। फिर यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके दस्तखत नहीं है फॉर्म 45 में। तो ये पीपल्स पार्टी जो कि वहाँ पे सही है। अब चलें, बहुत सारी शिकायतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN दोनों को एक जैसी शिकायतें। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि अब ये इस पर कोई मुत्तफ़िका लाएमल के आप लोग बनाएंगे? अरशद वोरा साहब, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब तो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने पर यकीन ही नहीं रखते थे, चले उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अच्छी बात है। अब अगर बिलफर्ज आप लोग ये नशिस्त जीत जाते तो असेंबली में जाकर फिर हुकूमत के साथ बैठते आप लोग या अपोजिशन का साथ आपने देना था? कुछ सोचा तो होगा ना कि सीट जीत जाएंगे तो कौमी असेंबली में जाकर किन बेंचेस पर बैठना है? अच्छा साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अपना माइक आप अनम्यूट कर दीजिएगा काइंडली। कहाँ बैठना था, लेकिन जाहिर सी बात है कि आवाम की नुमाइंदगी करनी है। आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए और बिलखुसूस बल्दिया कराची जो कि बिल्कुल महरूम रहा है, और जैसा कि अभी सब ने यही कहा कि 12-14 सालों से पीपल्स पार्टी के दौर में इसमें कोई एक ढेले का काम नहीं हुआ। आवाम वहाँ की जो है वो मायूस थी, और मायूस सबसे पहले तो डायरेक्टली जो है वो सिंध गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने कहा, मैं काउंटिंग करा, मेरे पास सारे फॉर्म, जब वो फॉर्म 45 190 बंद हो गए, जहाँ जगह नहीं थी, किसी जगह पीपल्स पार्टी तकरीबन सबसे आखिरी थी, और एकदम से फिर उसका जो है 4-5 घंटे के बाद वो फॉर्म आए हैं और उसमें जीत जाना कोई नहीं। आम को अभी मैं औरिया साहब ने जो बात कही बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। जो जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स इलेक्शन में इस चीज की एश्योरेंस नहीं होगी कि अवाम की राय को बिल्कुल सही तरीके से पेश किया जाएगा, तब तक ये सब बेकार है। बिल्कुल हम जो है पहले भी गुलाम थे, जो गवर्नमेंट बैठी। लेकिन अच्छा साहब, चलें, ये पीपल्स पार्टी को अगर एक लम्हे को साइड में रख दें, जब तक 190 पोलिंग स्टेशंस का जब तक रिजल्ट आया था तो उस वक्त तक मिफ्ता इस्माइल साहब को बरतरी हासिल थी। अब अगर पीपल्स पार्टी नहीं भी इलेक्शन जीतती तो मिफ्ता इस्माइल जीत जाते, आपकी जमात तो फिर भी हार जाती। मैंने ये नहीं कहा, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफा कमाल दोनों का अप डाउन चल रहा था। अच्छा। मिफ्ता इस्माइल के जो है वो 6000 वोट हो रहे थे, वो तो मुस्तफा कमाल के 6200 हो रहे थे। मिफ्ता इस्माइल 7000 हो रहे थे तो मुस्तफा कमाल के 6900 हो रहे थे। इस तरीके से ये नेक टू नेक इन दो में चल रही थी। और अच्छा साहब, ये नताइज जो आप बता रहे हैं, ये कल कोई भी टीवी चैनल ये वाले नताइज नहीं नशर कर रहा था। उसमें जो मुकाबला चल रहा था वो मिफ्ता इस्माइल साहब का और दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी और फिर TLP के लोग ही थे। नहीं, मेरे पास ये नताइज आपके पास आ रहे थे। वहां पे मीडिया के 8 से 10 लोग मेरे पास उस वक्त मौजूद थे। मैं ओपन टेंट के अंदर बैठकर ये सारा कर रहा था। वो मीडिया वाले जो है, जो चल रहा था मीडिया पे, मीडिया के जो नुमाइंदे हमारे कैंप पर मौजूद थे, वो उस फॉर्म 45 की पिक्चर्स लेकर और वो बता रहे थे कि ये जो टीवी पर चल रहा है, ये पता नहीं कौन सी खबरें चल रही हैं। ये सिर्फ एक चैनल चला रहा था, बाकी चैनल जो है वो 1 नंबर पे मिफ्ता, 2 नंबर पे जो है मुस्तफा कमाल, ये चलता रहा है। बाकी चैनलों पे सिवाय एक चैनल के, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा भी इस वक्त, लेकिन सिर्फ एक जो चैनल था वो बार बार यही दिखा रहा था। बाकी जितने भी चैनल थे उस पर ऐसा नहीं था। उस पर मिफ्ता और मुस्तफा कमाल की 1-to-1 टाई चल रही थी। सही। तो औरिया साहब, ये खान साहब का फैसला, फैसल वार्डर साहब को सेनेटर बनाना, ये सीट खाली करना, आप समझते हैं ये सही था? क्योंकि अब तो ये उनके गले ही पड़ गया। शायद अगर उन्हें इल्म होता कि ये सीट इतनी आसानी से उनके हाथ से निकल जाएगी तो शायद ये फैसला वो लेते ही नहीं। उनके इस फैसले पर क्या तफसील गले पड़ जाता, डिस्क्वालीफाई हो जाते। देखिए, खान साहब का मतलब यह है कि खान साहब बाकी सारे लोगों की तरह ग्राउंड रियलिटी से डिसोसिएट हो चुके हुए हैं, और ये बड़ी तकलीफ उनके। हाँ, 2-3 चीज़ें मैं कभी उनका एनालिसिस करता हूँ तो बड़ा अजीब व गरीब लगता है कि जो पार्लिमानी सिस्टम होता है ना,
उसके अंदर वजीर के बारे में ये नहीं सोचा जाता कि वो क्या क्वालिफिकेशन रखता है, क्या, तो बाकी सारा काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में करना होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर एक डॉक्टर ही हेल्थ का वजीर हो या एक इंजीनियर ही हो। ये होता है टेक्नोक्रेट्स सिस्टम में, जो सदारती निज़ाम के अंदर होता है। अब खान साहब का एक गड़मट सी चीज़ है, वो समझते जो हैं कि एक ब्यूरोक्रेट जो है, जो कि पाकिस्तान का एक जेनेरिक सिस्टम है कि इसका जनरल प्रिंसिपल है, आज एक बंदा एजुकेशन का सेक्रेटरी है, कल वो हेल्थ का सेक्रेटरी है, परसों एजुकेशन का सेक्रेटरी है, और गुज़श्ता 170 साल से कोई ना कोई निज़ाम चलाते हैं। वो तो हमने 40 साल से पोलिटिसाइज कर दिया, हमने तबाह बर्बाद कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि या तो आप उस निज़ाम को चेंज करते या उस निज़ाम के हिसाब से चलते रहते। अब होता यह है कि वो समझते ये हैं कि ये इसको लगा दो तो उसके बाद होगा ये कि वो बंदा जो खुद को ठीक कर लेगा, और बदलते रहते हैं और उस पूरे सिस्टम पे भरोसा नहीं करते, इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते। यही उन्होंने यहाँ किया कि अब बजाय इसके कि उस वक्त तो फैसल वादा के बारे में वो समझते कि इससे गलती हो गई है जिसकी वजह से इस मामला, उसको एडमिट करवा के एक बड़ी शान के साथ कहते हैं, इसको फैसला लेते, और लोग कहते हैं कि उसको एक खास छोटी सी बात है, दोबारा फैसल वादा उसके अंदर चले जाते। उनको एक पूरे के पूरे बहुत बड़े जिसे कहते हैं महाज से निकाल के सेनेटर बना दिया गया। अब सेनेटर तो वो पाकिस्तान के अंदर बनता है बंदा जिसकी पोलिटिकल ग्राउंड कोई ना हो, जो उसको बंदा जो है वो बुनियादी तौर पर जिसको कहीं इलेक्शन जीत ना सकता हो, या जो आपका लेकिन हो टेक्निकली बहुत साउंड आदमी, आप उसको रखना चाहते हैं या वैसे ही मुराद देना चाहते हो। तब मसला जरा ये था कि अगर वो उनके खिलाफ फैसला आ जाता और उनके अवाम में जड़ी होती तो जाहिर बात है हज़ारों लोगों के खिलाफ रोज़ फैसला आता है इसी नेशनलिटी के ऊपर, वो दोबारा जाके इलेक्शन लड़ते हैं, दोबारा जीत जाते हैं। अब वो फैसल वाडा जो कि इतने अरसे से जो भी था उसके था, जो भी तलकात उसके अमजद आफरीदी आ गया। तो मसला सर ये है कि खान साहब के साथ वो मैं बिल्कुल हाल देखता हूँ भुट्टो साहब वाला, कि भुट्टो ने शुरू में जब पॉपुलैरिटी का लेवल उसका आया था तो उसके बाद हुआ जाता है कि आखिर में पूरे इन लोगों के हाथ में घिर गए थे और फिर फैसला नहीं कर पाया था। ठीक है, तो खुर्रम शेर जमान साहब लास्ट कमेंट आप कर दीजिएगा। ये आमिर लियाकत साहब कुछ अर्से पहले थे मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद, और उन्होंने उस वक्त बता दिया था कि ये फैसल वाडा को सेनेटर बनाने तो जा रहे हैं लेकिन ये सीट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, और वही हुआ जो उन्होंने पेशगोई की थी। नहीं देखिए, मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया मैं तो उससे एडमिट ही नहीं कर रहा हूँ ना। मैं देखें, चले मैं आपसे अपनी बात नहीं करता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो पीएसपी का रिजल्ट आया है, जो टीएलपी का रिजल्ट आया है, इनके भी रिजल्ट सही नहीं आए हैं। ये वो इलेक्शन थोड़ी हो जो आप देख रहे हैं, जो वोट्स डले ये वो एक्चुअल वोट्स आपके सामने थोड़ी आ रहे हैं। ये तो पूरी एक स्क्रिप्ट बनी है कि किसको कितने वोट्स देने हैं, किसने किस नंबर के ऊपर आना है। मैं तो आपसे इस हद तक कह रहा हूँ बात कि अगर मैं इलेक्शन पीएमएलएन से हार जाता या मैं इलेक्शन पीएसपी से हार जाता तो मैं कहता कि चलो एक मुकाबला हुआ, उन्होंने भी मेहनत करी, हमने भी करी, आवाम ने उनको वोट दे दिया, वो जीत गए। इससे बड़ी बात और मैं आपसे क्या करूं। मैं इलेक्शन अगर पीपल्स पार्टी से हार रहा हूं, पीपल्स पार्टी वाज नोवेयर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये इलेक्शन हेविली रिग्ड है, ये किसी नए अंदाज से जो है ना इलेक्शन को रिग किया गया है, कोई एडवांस तरीकाकार इन्होंने निकाला है। देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, अगर यही सिलसिला चलता रहेगा तो बेहतरी कभी आ नहीं सकती है। इसी तरीके से सुबह से तो और पीछे चलता जाएगा, जिस तरह मैंने आपसे फरमाया कि इस वक्त जो तमाम इस इलेक्शन में हारी हुई जमातें हैं, ज़ाहिर है उन सबको इस वक्त एतराज़ है इस पर, और अब देखते हैं कि ये तमाम जमातें मिलकर कोई मुत्तफ़िक़ा लाइमल बनाती हैं या फिर अलग अलग जाकर इस इलेक्शन के खिलाफ कोई पिटीशन दायर करती हैं। बहरहाल चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वफाकी हुकूमत ने ईद की तातीलात, बहुत लंबी तातीलात का ऐलान किया है, और इसका हमारे मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ सकता है, क्या कोई नुकसान होगा इससे मुल्क की मईशत को, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ईद पर घर रहो महफूज रहो प्लान का ऐलान कर चुकी है। 8 मई से 16 मई तक ईद की ये छुट्टियां होंगी, जिसमें बाजार और मॉल्स खोलने पर पाबंदी होगी, तफरीही मकामात भी बंद होंगे, होटल्स भी बंद रहेंगे। छुट्टियों के दौरान बैन सूबाई, इंटर और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद होगी, जबकि निजी गाड़ियों, रिक्शों और टैक्सियों में 50% सवारियों के साथ सफर की इजाजत होगी। अब NCOC की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ज्यादा छुट्टियां देने का मकसद ईद के दौरान मुल्की सतह पर नकलो हमल को महदूद करना है। हुकूमत के इस फैसले से नकलो अमल तो महदूद हो जाएगी, मगर वो लोग जिनका कारोबार पहले ही कोरोना की वजह से इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, जो लोग सारा साल ईद के सीजन की तैयारी करते हैं, इसका इंतजार करते हैं, कारोबार बंद होने से इस पीक सीजन में उनका जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। और फिर बात ज़ाहिर सिर्फ उन लोगों तक और बाजारों तक महदूद नहीं है, बल्कि इन 8 दिन की छुट्टियों में मुल्क की हर मार्केट, हर फैक्ट्री बंद होगी, हर इंडस्ट्री बंद होगी, तमाम बैंक्स बंद होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होगी। तो अब इसके बाद मुल्क की मईशत जो पहले ही कोरोना की वजह से कमज़ोर हो रही है,
क्या इस पर मजीद इसके असरात मुरतब हो सकते हैं? चूँकि एक दिन का कारोबार ना होने से भी जब हम फैक्ट्स और फिगर्स देखते हैं तो उसमें अरबों रुपए का नुकसान सामने आता है कि वो मुल्क की मईशत को होता है। शाहिद हसन मारूफ माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे इस पूरी सूरत हाल के बारे में जानते हैं। शाहिद साहब, ये हुकूमत का दुरुस्त फैसला इतनी लंबी तातीलात देना और इस दौरान ये मुल्क की मईशत को 3-4 वर्किंग डेज अगर ये सब कुछ बंद रहेगा तो क्या वाकई शदीद नुकसान पहुँच सकता है? क्या समझते हैं आप? देखिए, बात यह है कि इंसानी जान से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं है। अगर आप मईशत को कुछ नुकसान हो जाता है तो आप दुरुस्त पॉलिसियाँ बना के उस नुकसान को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब जो जान चली गई तो चली गई। इस वक्त जो हमें खौफनाक चीज़ नज़र आ रही है थर्ड वेव, उसकी रोशनी में मेरा तो ख्याल ये था कि हुकूमत को एक प्लान करना चाहिए था कि कुछ मज़ीद कारोबार बंद करें, आर्मी को बुलाएं और नोट छाप कर जो लोग घरों में मुक़य्यद हो जाते हैं, डेली वेजेस वाले, ठेले वाले, जिनका रोज़गार जाता है, उनको राशन और नकद रकम दें। ये काम हुकूमत को करना चाहिए। जो इसमें इनके पास फोर्सेस हैं इस्तेमाल करें उन सबको और वहाँ घर पर पहुँचाएं। मुझे जो खदशा है वो ये है कि कहीं खुदा न खास्ता अगर ये जो हमारे भारत में जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ना करे कि उसका 10% भी यहाँ हो, लेकिन खतरा मौजूद है। तो मैं तो शुरू से इस चीज़ का कायल था कि पिछले दिसंबर में हमको ये चाहिए था कि कंप्लीट लॉकडाउन करके अपनी तमाम एनर्जीज उन लोगों को जो कि घरों में मुक़य्यद हो जाएं, डेली वेजेस वाले, ठेले वाले, वो जो तबाह हो रहे हैं, उनको राशन और पैसा पहुंचाएं। उसके बाद मईशत ठीक हो सकती थी। नंबर 1, हुकूमत हमारी जो पाकिस्तान में पॉलिसियां हैं, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो ताकतवर तबकों को नवाजते हैं, अशराफिया आप उनको कह लें, माफिया कह लें, उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कई हज़ार अरब रुपया सालाना का हमारी मईशत को नुकसान हो रहा है। अगर एक दफ़े ये कर लें और उसके साथ ये फैसला कर लें कि जो तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मंशूर 10 नुकाती हिकमत अमली थी जो कि इन्होंने इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले दी थी, उसके सिर्फ 2 नुकात पर अमल कर लें और ये लॉकडाउन कर दें, मैं आपको अल्लाह ताला के फजल से मेरा ईमान का हिस्सा है, हमारी मईशत 1 साल में खुशहाली की तरफ चली जाएगी। आजकल जो पॉलिसियां हैं, आप लॉकडाउन करें या नहीं करें, अब 2075 तक ये मैं कह सकता हूं कि हम जो है OECD ममालिक की शरह जो हमारा पर कैपिटा इनकम है उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। 2030 तक हमारा हर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा। हमें जो डेली नुकसानात हो रहे हैं लोगों को अंदाजा नहीं है। हमें एक जुमला आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जब तक हमारी बरामदात इंपोर्ट्स की बराबर नहीं हो जाती, जब तक जो है वो हम रेमिटेंसेस पे गुजारा करेंगे। अब किसने उनको ये कहा? ये आग से खेल रहे हैं। अरे भाई, पिछले 8 वर्षों में 206 अरब डॉलर आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं एक्सपोर्ट से। 25 अरब डॉलर का आपका फर्क है। अब आपकी बरामदात आज भी 2011 से नीचे हैं। तो ये तो आग से खेलना है कि रेमिटेंसेस। कैसा भी जो पहली तजवीज़ आपने दी कि ये आर्मी को बुलाया जाए, नोट छापे जाएं और फिर ये गरीब लोगों की उन तक पहुंचाए जाएं, मदद की जाए, इसमें क्या रुकावट है? हुकूमत इस पर क्यों नहीं अमल कर पा रही? पिछले 1 साल में ऐसा हमने देखा नहीं कि हुआ हो। नहीं, देखिए, बात हुआ तो है। जब शुरू में आपने देखा कि उन्होंने लोगों को पैसे तो दिए थे, 120 अरब डॉलर तक गए तो थे वो। देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो ताकतवर तबके हैं, बड़े सनतकार हैं, ताजिर हैं, वडेरे हैं, वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं। आप उनको चाहिए कि जो पाकिस्तान के दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मैं जो ये बात कर रहा हूँ मैंने अमेरिका में कई डॉक्टरों से बात करने के बाद की है, आप उनसे हमारे सनतकारों को ये बताएं, उन लोगों से मशवरा करें कि जो कुछ नुकसान माली नुकसान होने वाला है और उसकी वजह से जो मईशत पर तबाही आएगी वो उससे बहुत ज़्यादा होगी। अल्लाह ताला ने भी इंसानी जान की हुर्मत जो बताई है और किसी मुल्क पर अल्लाह ने यह भी कहा कि हम किसी पर उतना बोझ नहीं डालते जितना कि वो बर्दाश्त ना कर सके। कुरान की आयत है। तो मेरा ईमान का हिस्सा है, इस लॉकडाउन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, छुट्टी कर रहे हैं और 2 दिन बढ़ा दें, लेकिन लोगों को राशन और पैसा पहुँचाएँ। और उसके बाद जो है जब आप दोबारा इस पर काबू पा लेंगे, सरहदें आप बंद कर देंगे, तो फिर आप सनत को, तिजारत को, ज़राअत को तरक्की के लिए हिकमत अमली बनाएं। इसलिए कि हमारी हिकमत, देखिए, हमारा 3 साल में, मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ आपको जिम्मेदारी से, 3 साल में हमारा ग्रोथ रेट 1% रहा है। 1%, जबकि 9% होना चाहिए। अगर ये 1% है तो ये तो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सुस्त तरीन हो गया। 1% में न गुर्बत कम होगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी। तो जब ये माजी के 3 साल में ऐसी पॉलिसीज नहीं बन सकी जिसकी वजह से भी इस वक्त मईशत का ये हाल है, तो अगले 1 साल में ऐसी दुरुस्त पॉलिसियां फिर कैसे, किस उम्मीद पर आप बात कर रहे हैं, वो कैसे बन सकती हैं जिससे ये नुकसान पूरा हो सके? जी, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा था कि अब अगर आज आप ये महसूस कर लें कि हमने 1980 से आज तक मेरी ग्रोथ रेट बांग्लादेश से कम है, मेरी श्रीलंका से कम है, तो सवाल ये है कि हमारे पास वसाइल उनसे ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ मसला ये कि तमाम पॉलिसियाँ, पिछली हुकूमत हो या ये हुकूमत हो,
ताकतवर तबकों के मुफाद में बनाई जाती हैं, उनके दबाव पर। उसके लिए अगर कानून तोड़ना पड़ा है तो कानून तोड़ने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, और आवाम को बोझ डालने के लिए अगर कानून तोड़ना पड़ा या कानून बनाना पड़ा उसमें शर्म महसूस नहीं होती। अब ये वक्त आ गया है, इतना हम पीछे चले गए, श्रीलंका और बांग्लादेश, अब हमें अफ्रीका के ममालिक के बराबर लाया जा रहा है। हम जौहरी ताकत हैं। आज फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन से बात कर रहा है कि ये पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट का हमारा कंसेशन था उसको हम विड्रॉ करना चाहते हैं। मेरा कहना है ये हकाइक को आप सामना करें, इस तरह नहीं चलेगा। अगर 1980 तक से आज तक आपका 4.7% ग्रोथ रेट है, इस हुकूमत के दौर में और कुछ नहीं तो $25 अरब के कर्जे बढ़ गए। तो शायद अब जब फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए गया है, इकोनॉमिक टीम भी ज़ाहिर है थोड़ी बहुत चेंज होती है, फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं, तो उसके बाद कहीं कोई पॉलिसी में कोई शिफ्ट आएगा क्या? कैपेबिलिटी और इंटेंशन आप देख रहे हैं इस वक्त नए फाइनेंस मिनिस्टर की, शौकत तरीन साहब आगे इस इकोनॉमी को दुरुस्त सिमत में ले जा सकेंगे? देखिए, जब ये पिछले दौर में आए थे तो 2009 जो इनका पहला साल था उसमें पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था इस पाकिस्तान की फॉल के बाद सबसे सुस्त तरीन था, और महंगाई बेतहाशा बढ़ गई थी। अब भी मसला ये है कि असल जो मसला है वो मैं आपको बता दूं, वो शौकत तरीन करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी ये कहा है कि जी मैंने टिकट देने में गलती कर दी है। इस बार तो जब ये आए तो महंगाई पहले ही अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। नहीं, मैं तो महंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इनके हाथ में कुछ है नहीं। उनको ये बात पता है। देखिए, बात ये थी कि हमारे यहाँ अगर आप वो पॉलिसियां नहीं बनाते कि हर किस्म की आमदनी पे आप टैक्स नहीं लगाते, जो कि इनके दो नुकात हिकमत अमली थी, और इसके बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। तो अगर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं मैंने गलत लोगों को टिकट दे दिया तो नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ इनकी काबीना उसको मंजूर नहीं करेगी। इसलिए कि काबीना में जो आपने लोग लिए हैं वो उनका एक अलग सोचने का अंदाज है। जो इनकी एडवाइजरी कमेटी के मेंबरान है वही हैं जो पिछली हुकूमत को मशवरा दे रहे थे। आप देख लीजिए, वही बातें कर रहे हैं कि लीपा पोती करके, ये वही लोग हैं जो 1993 से अब तक मुख्तलिफ हुकूमतों में लीपा पोती कर रहे थे। उनको ही तो अगर वो बात ये करते हैं कि मैंने गलत लोगों को टिकट दिए, तो मैं ये कहता हूँ कैबिना उनकी जो है फेडरल कैबिनेट, वो उन इस्लाहात को जिनका इन्होंने वायदा किया इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले, सिर्फ 2 टैक्सेस और तवानाई, मेरे मुल्क के 2 मसले हैं, टैक्सेस और तवानाई, ये अगर हो जाए तो हम ठीक पैसे को सही इस्तेमाल करें। काबीना तैयार नहीं है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मारूफ इकोनॉमिस्ट मौजूद थे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है, और अगर उस पॉलिसी को दुरुस्त किया जाए तो अगले 1 साल या चंद साल में ये तमाम नुकसानात को पूरा किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।